नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल मनीषा रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मनीषा। आज जो खबर मैं फिल्म सिटी के सेट से सीधे आपके लिए लेकर आई हूं, वो न केवल झनक शो के इतिहास को बदल देगी, बल्कि टीआरपी के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ने वाली है। इसलिए जो बारीक डिटेल्स मैं आज आपको बताऊंगी, वो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। ये कहानी सिर्फ एक डांस कॉम्पिटिशन की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक औरत के अभिमान और दूसरी औरत के स्वाभिमान की टक्कर की, जहां अदिति चाची का गुरूर मिट्टी में मिलने वाला है और झनक का रौद्र रूप यानी तांडव स्क्रीन पर आग लगाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है बोस हाउस के उस भव्य हॉल से, जहां अर्शी और झनक के बीच होने वाले महामुकाबले की तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि हम पिछले कुछ एपिसोड्स में देख रहे हैं, घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन आज सेट पे जो हुआ उसने हम सबको चौंका दिया। अदिति, जो शो की शुरुआत से ही झनक को एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती, ने इस बार हदें पार कर दी हैं। फिल्म सिटी में हमारे सूत्रों और मेरी खुद की मौजूदगी में ये साफ देखा गया कि कैसे अदिति ने सृष्टि मुखर्जी के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची है जिसका मकसद झनक को सिर्फ हराना नहीं, बल्कि अनिरुद्ध और पूरे समाज के सामने जलील करना है। अदिति का मानना है कि झनक का क्लास, उसका स्टैंडर्ड अर्शी के सामने कहीं नहीं टिकता, और इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। सेट पर हुई चर्चाओं से ये बात निकलकर सामने आई है कि आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसे नटराज महोत्सव का नाम दिया जा रहा है। अनिरुद्ध, जो हमेशा की तरह बीच में फंसा हुआ है, वो चाहता है कि झनक को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, लेकिन अदिति ने यहाँ एक शर्त रख दी है, और यही वो मोड़ है जहाँ से कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। अदिति ने पूरे परिवार और मेहमानों के सामने ऐलान किया है कि अगर झनक इस कॉम्पिटिशन में अर्शी के मुकाबले खड़ी भी हो पाई तो वो मान लेंगी कि झनक में कुछ बात है। लेकिन उनके चेहरे पर जो कुटिल मुस्कान थी, वो बता रही थी कि खेल ईमानदारी का नहीं होने वाला है। मैंने खुद देखा कि कैसे शूटिंग के दौरान अदिति का किरदार निभा रही एक्ट्रेस ने डायरेक्टर से डिस्कस किया कि उन्हें अपने एक्सप्रेशंस में झनक के प्रति नफरत और ज्यादा दिखानी है, जिससे साफ है कि मेकर्स अब अदिति को मुख्य विलेन के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो झनक के अस्तित्व को मिटाना चाहती है। साजिश की परतें तब खुलती हैं जब झनक को पता चलता है कि जिस गाने पर उसे परफॉर्म करना है, उसे आखिरी वक्त पर बदल दिया गया है। ये अदिति की ही चाल है। अदिति जानती है कि अर्शी क्लासिकल डांस में ट्रेंड है, लेकिन झनक का स्टाइल नेचुरल और इमोशनल है। इसलिए झनक को हराने के लिए अदिति ने जानबूझकर एक ऐसा कठिन तांडव स्तोत्र चुना है जिस पर बिना बरसों की ट्रेनिंग के डांस करना नामुमकिन माना जाता है। अदिति का मकसद साफ है, झनक स्टेज पर चढ़े, ताल से ताल ना मिला पाए और गिर जाए, ताकि अनिरुद्ध की आंखों में झनक के लिए जो सम्मान है वो दया और शर्मिंदगी में बदल जाए। फिल्म सिटी में जब ये सीन की रिहर्सल हो रही थी तो सेट पर सन्नाटा छा गया था, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये टास्क इम्पॉसिबल है। लेकिन मनीषा रिव्यू के मेरे दर्शकों को मैं बता दूं कि यहीं पर मेकर्स ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। झनक, जो अब तक अपनी किस्मत पर रोती थी, इस बार उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए हैं। मुझे याद है, जब अनिरुद्ध का शॉट चल रहा था, वो कोने में खड़ा होकर झनक को देख रहा था। उसकी आंखों में डर था कि कहीं झनक सबके सामने हंसी का पात्र न बन जाए। अनिरुद्ध अदिति के पास जाकर इस फैसले का विरोध भी करने की कोशिश करता है। उसका कहना है कि इतने कम समय में इतना मुश्किल डांस फॉर्म तैयार करना नाइंसाफी है, लेकिन अदिति, जो अपने अहंकार में डूबी हुई है, अनिरुद्ध को चुप करा देती है। वो कहती है कि अगर झनक को इस घर में और अनिरुद्ध की जिंदगी में कोई भी जगह चाहिए तो उसे अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। अदिति के लिए ये सिर्फ डांस नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने की लड़ाई है, क्योंकि उसने अपनी बड़ी बहन सृष्टि से वादा किया है कि वो झनक को अर्शी के रास्ते से हटाकर ही दम लेगी। इधर झनक के कमरे का जो सीन शूट हुआ, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। झनक अकेली है, न उसके पास कोई गुरु है, न कोई सपोर्ट सिस्टम। अनिरुद्ध मदद करना चाहता है, लेकिन परिवार के दबाव और अर्शी की शक भरी निगाहों के कारण वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहा। झनक भगवान नटराज की मूर्ति के सामने खड़ी है। यहाँ स्क्रिप्ट में बहुत गहराई है। झनक अब अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए नाचेगी। उसे पता चल चुका है कि अदिति ने उसकी माँ की परवरिश पर सवाल उठाए हैं। सेट पर जब हिबा नवाब ने झनक का ये सीन परफॉर्म किया, तो उनकी आंखों में जो अंगारे थे, उसे देखकर हम सब समझ गए थे कि आने वाला परफॉर्मेंस साधारण नहीं होगा। ये एक घायल शेरनी का पलटवार होने वाला है। कंपटीशन का दिन आता है।
सेट को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, बिल्कुल किसी असली अवार्ड फंक्शन की तरह। फिल्म सिटी में इतनी भीड़ थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। बोस परिवार की इज्जत दांव पर लगी है। अर्शी अपनी परफॉर्मेंस देती है जो तकनीकी रूप से एकदम परफेक्ट है। सृष्टि और अदिति तालियां बजाते हैं। उनकी आंखों में जीत की चमक है। उन्हें लगता है कि झनक तो अब डर के मारे स्टेज पर आएगी ही नहीं। अदिति तो यहाँ तक कह देती है कि उस 2 कौड़ी की लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो हमारे स्टैंडर्ड को मैच कर सके। अनिरुद्ध बेचैन है। उसकी नजरें बार बार एंट्री गेट की तरफ जा रही हैं। उसे डर है कि झनक भाग गई होगी। विनायक और दादी भी चिंतित हैं, लेकिन अप्पू दीदी जो हमेशा सच बोलती हैं, वो बार बार कह रही हैं कि झनक रानी आएगी और सबको नचाएगी। तभी लाइट्स डिम होती हैं। माहौल में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है। अदिति के चेहरे पर एक विजय मुस्कान है। वो मान चुकी है कि झनक ने हार मान ली है। उद्घोषक झनक का नाम पुकारता है। 1 बार, 2 बार, कोई जवाब नहीं। अदिति व्यंग्य से हंसती है और माइक लेकर अनाउंस करने ही वाली होती है कि झनक डर गई है कि तभी स्टेज के पीछे से एक जोरदार शंखनाद सुनाई देता है। ये सामान्य संगीत नहीं था, ये युद्ध का शंखनाद था। अदिति की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। स्टेज पर अंधेरा है और फिर अचानक एक लाल रोशनी के बीच झनक की एंट्री होती है। लेकिन ये वो सहमी हुई झनक नहीं है जिसे हम अब तक देखते आए हैं। ये झनक का रौद्र रूप है। उसने शिव तांडव के लिए जो वेशभूषा पहनी है वो पारंपरिक होते हुए भी बेहद आक्रामक है। माथे पर बड़ा सा लाल टीका, खुली हुई जुल्फें और आंखों में वो तेज जो किसी को भी भस्म कर दे। मैं आपको बता दूं, सेट पर जब झनक ने अपना पहला पोज लिया तो डायरेक्टर ने कट नहीं बोला, वो बस देखते रह गए। अदिति और सृष्टि के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तो झनक को कमजोर करने के लिए साउंड सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ करवाई थी। अदिति ने साउंड इंजीनियर को पैसे खिलाकर म्यूजिक की स्पीड तेज करवा दी थी ताकि झनक के स्टेप्स गड़बड़ा जाएं। ये बात अनिरुद्ध को नहीं पता थी, लेकिन जब म्यूजिक शुरू हुआ तो बीट्स बहुत तेज थी। सामान्य डांसर के लिए इस पर परफॉर्म करना नामुमकिन माना जाता था। अदिति अपनी सीट पर रिलैक्स होकर बैठ जाती है, ये सोचकर कि अब झनक गिरेगी। तेज म्यूजिक पर क्लासिकल डांस करना आत्महत्या जैसा है, लेकिन यहीं पर झनक ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने म्यूजिक की गति को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। उसने शिव तांडव स्तोत्र के उस उग्र रूप को अपनाया जो विनाश और सृष्टि दोनों का प्रतीक है। झनक ने नाचना शुरू किया। उसके पैरों के घुंघरू की आवाज इतनी तेज और सधी हुई थी कि म्यूजिक की तेज बीट्स भी उसके सामने फीकी पड़ गई। अनिरुद्ध जो अपनी कुर्सी के किनारे पर बैठा था, वो मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहा था। उसके लिए ये झनक नहीं बल्कि साक्षात शक्ति का अवतार थी। डांस के दौरान एक पल ऐसा आया जो स्क्रिप्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अदिति ने देखा कि झनक की नजरें सीधे उस पर गड़ी हुई हैं। झनक नाचते हुए अदिति की कुर्सी के करीब आती है। ये स्क्रिप्ट में नहीं था, ये शायद उस पल का इम्प्रोवाइजेशन था या डायरेक्टर का विजन, लेकिन ये बहुत पावरफुल लगा। झनक अपनी मुद्राओं के जरिए अदिति से सवाल पूछ रही थी, उसे चुनौती दे रही थी। अदिति जो हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात करती है, वो झनक के इस रूप को देखकर नजरें चुराने लगी। सेट पर मौजूद हर क्रू मेंबर ने महसूस किया कि ये सिर्फ डांस नहीं, ये एक युद्ध है। झनक का हर स्टेप अदिति के हर ताने का जवाब था। जटा तवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले के श्लोक पर जब झनक ने स्पिन लेना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे स्टेज पर तूफान आ गया हो। सृष्टि मुखर्जी घबरा गई। उसे अपनी बेटी अर्शी की हार साफ दिखाई देने लगी। अर्शी खुद अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठी थी। उसके चेहरे पर जलन और डर दोनों थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कश्मीर की वो सीधी सादी लड़की, जिसे वो अनपढ़ और गंवार समझती थी, आर्ट के मामले में उससे इतनी आगे निकल जाएगी। लेकिन अदिति अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने इशारे से स्टेज के ऊपर लगे एक भारी प्रॉप की रस्सी ढीली करने का संकेत अपने आदमी को दिया। मैं फिल्म सिटी में उस वक्त मौजूद थी और मैंने स्टंट टीम को ये सेटअप तैयार करते हुए देखा था। उनका प्लान था कि झनक के ठीक सामने या ऊपर कुछ गिरेगा जिससे वो डर जाए और उसका रिदम टूट जाए। ये बेहद खतरनाक प्लान था और टीवी के इतिहास में इतना रिस्की शॉट कम ही लिया जाता है। जैसे ही डांस अपने चरम पर पहुंचा, ठीक क्लाइमैक्स से पहले वो भारी झूमर या प्रॉप झनक की तरफ झूलता है। दर्शकों की सांसें थमने वाली हैं। अनिरुद्ध अपनी जगह से चिल्लाने ही वाला था, झनक हटो, लेकिन झनक ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं रोकी। उसने उस गिरते हुए खतरे को अपने डांस का हिस्सा बना लिया। उसने एक स्लाइडिंग स्टेप लिया और उस खतरे से बाल बाल बची, लेकिन इतने ग्रेस के साथ कि जजेस और ऑडियंस को लगा कि ये कोरियोग्राफी का ही हिस्सा था। अदिति की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका आखिरी दांव भी खाली गया। झनक ने डरने के बजाय उस खतरे का सामना किया और अपनी फाइनल मुद्रा में आकर रुकी। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी उंगली सीधे नटराज की मूर्ति की तरफ थी और नजरें अदिति पर थी। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था।
हॉल में जो सन्नाटा छाया था वो किसी खालीपन का नहीं बल्कि एक गहरे सदमे और विस्मय का था। झनक अपनी अंतिम मुद्रा में स्थिर थी, उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी और उसके ठीक बगल में वो भारी भरकम सजावटी झूमर पड़ा था जो अगर इंच भर भी इधर गिरता तो आज अनर्थ हो सकता था। फिल्म सिटी के सेट पर मौजूद हम सभी लोगों की धड़कनें रुकी हुई थीं। कैमरे जूम इन कर रहे थे अदिति के चेहरे पर जिसका रंग अब फक पड़ चुका था। उसने झनक की गिरने का इंतजार किया था, लेकिन झनक ने तो गिरते हुए मलबे के बीच से भी उठकर अपनी जीत का परचम लहरा दिया था। वो जो खतरनाक जाल अदिति ने बुना था वही झनक के प्रदर्शन का सबसे यादगार हिस्सा बन गया। दर्शकों को और जजेस को लगा कि ये मौत और जिंदगी का खेल उस तांडव का ही एक हिस्सा था। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक ताली की आवाज़ गूंजी। और दोस्तों, जैसा कि आप और मैं उम्मीद कर सकते हैं, ये ताली किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध ने बजाई थी। अनिरुद्ध अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा गर्व था। उसकी ताली की आवाज़ ने जैसे बाकी लोगों को सम्मोहन से जगाया। देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विनायक बोस, जो आमतौर पर अपनी पत्नी और भाभी के दबाव में चुप रहते हैं, वो भी अपनी सीट से खड़े होकर वाह वाह कर रहे थे। अप्पू दीदी तो खुशी के मारे अपनी जगह पर ही नाचने लगी, चिल्लाते हुए कि मेरी झनक जीत गई, बुरी चाची हार गई। ये लाइन स्क्रिप्ट में नहीं थी, लेकिन अप्पू दीदी के नेचुरल रिएक्शन को डायरेक्टर ने कट नहीं किया, क्योंकि ये उस पल की सच्चाई थी। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। अदिति, जो अपनी हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती थी, उसने तुरंत माइक हथिया लिया। सेट पर मैंने देखा कि कैसे अदिति के किरदार में झल्लाहट साफ दिख रही थी। उसने तालियों के बीच में ही बोलना शुरू किया और इसे एक अपशकुन करार देने की कोशिश की। उसने कहा कि परफॉर्मेंस के दौरान सजावट का गिरना ये साबित करता है कि झनक इस घर और इस स्टेज के लिए अशुभ है। अदिति की चाल बहुत ही घिनौनी थी। वो झनक की प्रतिभा को बदनसीबी के नाम पर दबाना चाहती थी। सृष्टि ने भी अपनी बहन का साथ दिया। सृष्टि मुखर्जी तुरंत जजेस के पास गईं और दावा करने लगीं कि झनक ने नियमों का उल्लंघन किया है। उनका कहना था कि क्लासिकल डांस में ऐसे खतरनाक स्टंट्स की अनुमति नहीं होती और झनक ने जजेस और ऑडियंस की जान को खतरे में डाला है। अर्शी का चेहरा देखने लायक था। वो जानती थी कि झनक ने जो किया है वो उसके बस की बात नहीं थी। अर्शी तकनीकी रूप से सही हो सकती है, लेकिन झनक के डांस में जो आत्मा थी, जो दर्द था, वो अर्शी के मैकेनिकल स्टेप्स में कहीं नहीं था। अर्शी को अपनी माँ और मासी की हरकतें अब शर्मिंदा कर रही थी। सेट पर सूत्रों ने बताया कि अर्शी के किरदार में अब एक बदलाव आने वाला है। उसे महसूस होने लगा है कि उसकी माँ की नफरत उसे भी जला रही है, लेकिन फिलहाल वो चुप रही। अपनी इनसिक्योरिटी के कारण वो झनक का पक्ष नहीं ले सकी। तभी सीन में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अनिरुद्ध, जो अब तक अदिति और सृष्टि की बातें सुन रहा था, वो गुस्से में स्टेज की तरफ बढ़ता है। मैंने फिल्म सिटी में अनिरुद्ध का ऐसा रूप बहुत कम देखा है। वो सीधे उस जगह जाता है जहां वो प्रॉप गिरा था। उसने माइक नहीं लिया, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कड़क थी कि सब चुप हो गए। अनिरुद्ध ने उस टूटे हुए झूमर की रस्सी उठाई और उसे हवा में लहराया। कैमरे का फोकस उस रस्सी के कटे हुए हिस्से पर था। अनिरुद्ध ने भरी सभा में कहा कि रस्सियां अपने आप नहीं टूटती, और अगर वे टूटती हैं तो उनके रेशे बिखरते हैं, लेकिन ये रस्सी तो ऐसे कटी है जैसे किसी ने उसे धारदार चीज से काटा हो। अनिरुद्ध का ये इशारा सीधा और स्पष्ट था। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी जलती हुई निगाहें सीधे अदिति पर टिकी थी। अदिति, जो अब तक आक्रामक थी, अचानक रक्षात्मक हो गई। वो हकलाने लगी, ये कहते हुए कि अनिरुद्ध पागल हो गया है और परिवार पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने जजेस की तरफ मुड़कर कहा कि एक कलाकार की असली पहचान ये नहीं होती कि सब कुछ कितना परफेक्ट है, बल्कि ये होती है कि जब सब कुछ बिखर रहा हो तब वो अपनी कला को कैसे संभालता है। अनिरुद्ध ने कहा, झनक ने आज सिर्फ डांस नहीं किया, उसने उस हर रुकावट को हराया है जो उसे गिराने के लिए यहाँ रची गई थी। यह संवाद इतना पावरफुल था कि सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स ने भी शूटिंग खत्म होने के बाद तालियां बजाईं। जजेस का फैसला अब आने वाला था। माहौल तनावपूर्ण था। सृष्टि और अदिति को पूरा भरोसा था कि वो अपने प्रभाव और पैसों के दम पर जजेस को प्रभावित कर लेंगी, लेकिन मुख्य जज, जो एक बहुत बड़े शास्त्रीय नर्तक के रूप में दिखाए गए हैं, उन्होंने माइक संभाला। उन्होंने अर्शी की तारीफ की
उसके ताल और सुर की प्रशंसा की, जिससे सृष्टि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन फिर उन्होंने झनक की ओर देखा। जज ने कहा कि नृत्य केवल शरीर का हिलना नहीं, ये आत्मा की पुकार है। उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने हजारों तांडव देखे हैं, लेकिन जिस क्रोध और जिस पवित्रता के साथ आज झनक ने मंच पर आग लगाई है, वैसा उन्होंने दशकों में नहीं देखा। उन्होंने उस अघटना यानी प्रॉप के गिरने का भी जिक्र किया और कहा कि एक साधारण नर्तक डरकर भाग जाता, लेकिन एक साधक ही उस भय को अपने नृत्य का आभूषण बना सकता है। और फिर वो हुआ जिसका हम मनीषा रिव्यू के फैंस और झनक के समर्थक इंतजार कर रहे थे। जजेस ने सर्वसम्मति से झनक को इस राउंड का विजेता घोषित कर दिया। अर्शी को विश्वास नहीं हुआ। वो रोते हुए स्टेज से नीचे उतर गई। सृष्टि मुखर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने वहीं सबके सामने अदिति को घूर कर देखा, जैसे कह रही हूं कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। लेकिन अदिति का ध्यान कहीं और था। वो देख रही थी कि अनिरुद्ध स्टेज पर चढ़कर झनक के पास जा रहा है। झनक जो अब तक एड्रेनलिन के सहारे खड़ी थी, जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, उसका शरीर ढीला पड़ गया। सारी ताकत जैसे निचोड़ ली गई हो। वो लड़खड़ाई और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। ये सीन शो के इतिहास में सबसे रोमांटिक और इंटेंस सीन्स में से एक होने वाला है। बैकग्राउंड में झनक का टाइटल ट्रैक बहुत धीमे और इमोशनल वर्जन में बज रहा था। अनिरुद्ध ने झनक को थाम रखा था और झनक की अर्ध बेहोश निगाहें अनिरुद्ध पर थीं। उस पल में ना तो अर्शी मौजूद थी, ना परिवार, ना समाज। सिर्फ 2 लोग थे जो बिना कुछ कहे एक दूसरे का दर्द बांट रहे थे। अनिरुद्ध ने धीरे से झनक से पूछा, तुम ठीक हो? और झनक ने बस पलकें झपकाईं। लेकिन इस कोमल पल को बर्बाद करने के लिए अदिति फिर से आ धमकी। वो चिल्लाने लगी कि ये सब नाटक है, सहानुभूति बटोरने का तरीका है। अनिरुद्ध ने झनक को एक कुर्सी पर बिठाया और फिर मुड़कर अदिति को जो जवाब दिया, उसने घर के समीकरण बदल दिए। अनिरुद्ध ने साफ शब्दों में कहा, बड़ी माँ, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन आज आपने इस घर की लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का अपमान किया है। अगर इस हादसे की जांच में मुझे पता चला कि उस रस्सी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी क्या लगती हैं। ये धमकी नहीं, एक अल्टीमेटम था। अदिति पहली बार अनिरुद्ध से डर गई। उसे एहसास हुआ कि झनक को चोट पहुंचाने के चक्कर में उसने अनिरुद्ध को हमेशा के लिए अपने खिलाफ कर लिया है। शूटिंग के बाद मैंने देखा कि मेकअप रूम के बाहर भी काफी गहमागहमी थी। ऐसा लग रहा है कि आने वाले ट्रैक में अब अनिरुद्ध के साथ जासूस की भूमिका में भी नजर आने वाला है। वो उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करेगा जिसे अदिति ने पैसे दिए थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अर्शी का ब्रेकडाउन एक नया मोड़ लेने वाला है। अर्शी कमरे में जाकर चीज़ों को तोड़ती फोड़ती है। सृष्टि उसे समझाने जाती है, लेकिन अर्शी अपनी माँ पर ही भड़क जाती है। वो कहती है कि आपकी और मासी की गंदी चालों की वजह से आज मैं हारी हूँ। अगर मुकाबला फेयर होता तो शायद मैं अपनी मेहनत से जीत भी जाती, लेकिन आपकी चीटिंग ने मेरी कला को छोटा कर दिया है। ये अर्शी का रिडेम्पशन आर्क यानी सुधार हो सकता है, या फिर वो और ज्यादा कड़वाहट से भर जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। उधर झनक को उसके कमरे में ले जाया गया है। डॉक्टर को बुलाया गया है क्योंकि उसके पैरों में काफी सूजन आ गई है और वो गहरे सदमे में है। अनिरुद्ध उसके कमरे के बाहर पहरा दे रहा है जैसे कोई गार्ड हो। वो किसी को भी, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी अंदर नहीं जाने दे रहा ताकि झनक को आराम मिल सके। ये बात पूरे घर में आग की तरह फैल गई है कि अनिरुद्ध अपनी होने वाली पत्नी अर्शी को रोता छोड़कर नौकरानी झनक की सेवा में लगा है। दादी और विनायक बाबू आपस में बात कर रहे हैं कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वो जानते हैं कि अनिरुद्ध के दिल में जो है वो अब छुप नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, मनीषा रिव्यू की इनसाइडर खबर ये है कि अदिति इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। सेट पर मैंने एक नए कैरेक्टर की एंट्री की सुगबुगाहट सुनी है। कहा जा रहा है कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अदिति अब तेजस को वापस लाने का प्लान कर रही है, या फिर कोई ऐसा सबूत अनिरुद्ध के सामने लाने वाली है जिससे झनक का चरित्र हनन हो सके। मैंने अदिति के हाथ में एक फाइल देखी थी जिस पर श्रीनगर लिखा था। क्या इसका मतलब ये है कि वो झनक की पुरानी शादी या उसके पिता के सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली है? अगले भाग में जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अनिरुद्ध को उस रस्सी काटने वाले का सुराग मिलने वाला है, लेकिन वो सुराग किसी ऐसे शख्स की तरफ इशारा करेगा जिसे अनिरुद्ध भगवान मानता है। क्या अनिरुद्ध उस सच को बर्दाश्त कर पाएगा? और झनक, जिसे अब पता चल चुका है कि उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी, क्या वो अब पुलिस के पास जाएगी या फिर अपने तरीके से अदिति को सजा देगी? कहानी में सस्पेंस अब दुगना होने वाला है।
कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां अनिरुद्ध अदिति चाची को अल्टीमेटम देकर कमरे से बाहर निकला था। सेट पर मौजूद मेरे सूत्रों ने पुष्टि की है कि अनिरुद्ध अब चुप बैठने वाला नहीं है। वो सीधे सीसीटीवी रूम की तरफ भागता है, लेकिन जैसा कि इंडियन टीवी शोज में अक्सर होता है, फुटेज डिलीट कर दी गई है। लेकिन यहाँ मेकर्स ने एक स्मार्ट मूव चला है। अनिरुद्ध को याद आता है कि फंक्शन की रिकॉर्डिंग एक प्राइवेट वीडियोग्राफर भी कर रहा था, जिसे अर्शी ने अपने सोशल मीडिया के लिए हायर किया था। अनिरुद्ध उस वीडियोग्राफर को पकड़ता है और जब वो रॉ फुटेज देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फुटेज के एक कोने में अंधेरे में छिपा एक शख्स रस्सी को काटते हुए साफ दिखाई दे रहा है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि घर का ही पुराना नौकर है जिसे अदिति ने बचपन से पाला है। अनिरुद्ध का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटने ही वाला है। वो उस नौकर को गिरेबान से पकड़कर हॉल में सबके सामने घसीटता हुआ लाता है। ये सीन इतना इंटेंस शूट हुआ है कि अनिरुद्ध का किरदार निभा रहे कृशाल आहूजा के हाथ सचमुच कांप रहे थे। पूरा परिवार, विनायक, दादी, अर्शी, सृष्टि और खुद अदिति वहां जमा हो जाते हैं। अनिरुद्ध उस नौकर को सबके सामने धकेलता है और चिल्लाता है, सच बोलो वरना पुलिस तुम्हें ले जाएगी। नौकर डर के मारे अदिति के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, माफ़ कर दीजिए छोटे मालिक, मुझे बड़ी मालकिन अदिति ने कहा था कि अगर झनक स्टेज पर गिर गई तो मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि झूमर गिर जाएगा। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अर्शी अपनी मासी की तरफ अविश्वास से देखती है। उसे जलन थी, नफरत थी, लेकिन जान लेने की साजिश, ये अर्शी के लिए भी बहुत ज्यादा था। सृष्टि मुखर्जी, जो हमेशा अपनी बहन का बचाव करती हैं, इस बार भी आगे आती हैं। वो कहती हैं कि ये नौकर झूठ बोल रहा है, इसे झनक ने पैसे खिलाए होंगे। लेकिन अनिरुद्ध अब किसी की सुनने वाला नहीं है। वो अपनी जेब से वो वीडियो क्लिप वाला फ़ोन निकालता है और सबके सामने प्ले कर देता है। वीडियो में अदिति उस नौकर को इशारा करती हुई दिख रही है। अब अदिति के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में वो ट्विस्ट आता है जिसकी हिंट मैंने आपको दी थी। अदिति, जो अब तक डरी हुई दिख रही थी, अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो हंसने लगती है, एक बहुत ही डरावनी और कुटिल हंसी। वो कहती है, हाँ मैंने किया। तो क्या कर लोगे अनिरुद्ध? पुलिस को बुलाओगे? अपनी चाची को जेल भेजोगे? लेकिन उससे पहले ये फाइल देख लो। अदिति वो श्रीनगर वाली फाइल टेबल पर पटकती है। अनिरुद्ध उसे खोलने से हिचकिचाता है, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो वो पत्थर का हो जाता है। उस फाइल में झनक और अनिरुद्ध की शादी की तस्वीरें नहीं हैं, क्योंकि वो राज अभी नहीं खुलेगा, बल्कि उसमें झनक की मां उर्वशी और बृजभूषण, झनक के असली पिता की पुरानी तस्वीरें और कुछ चिट्ठियां हैं। अदिति का मास्टर स्ट्रोक यही है। वो अनिरुद्ध को ब्लैकमेल करती है। वो कहती है, अगर तुमने मुझे पुलिस के हवाले किया तो मैं ये सबूत मीडिया में लीक कर दूंगी। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम्हारी ये महान झनक एक नाजायज औलाद है। उसका बाप कौन है, ये सवाल उसके करियर शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देगा। अर्शी तो सिर्फ कंपटीशन हारी है, लेकिन झनक अपनी पहचान हार जाएगी। सेट पर इस सीन के दौरान जो टेंशन थी, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अनिरुद्ध एक धर्म संकट में फंस जाता है। एक तरफ न्याय है और दूसरी तरफ झनक का सम्मान। वो जानता है कि समाज झनक को जीने नहीं देगा अगर उसके जन्म का सच इस तरह गंदे तरीके से बाहर आया। इधर झनक, जो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी, वो लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसका दर्द अब उसके पैरों में नहीं, उसकी आत्मा में है। वो आती है और अनिरुद्ध के हाथ से वो फाइल ले लेती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं दिख रही। वो अदिति से कहती है, आपको लगता है कि मेरे जन्म का सच मुझे कमजोर बना देगा? मेरा काम, मेरा डांस मेरी पहचान है, मेरे पिता का नाम नहीं। लेकिन फिर वो अनिरुद्ध की तरफ मुड़ती है और उससे एक ऐसा वादा लेती है जो फैंस का दिल तोड़ देगा। वो कहती है, अनिरुद्ध जी, अगर मेरी वजह से ये घर टूट रहा है तो मैं ये लड़ाई यहीं खत्म करती हूँ। आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे। अनिरुद्ध तड़प उठता है। वो चिल्लाता है कि ये गलत है, लेकिन झनक उसे कसम दे देती है। झनक जानती है कि अदिति जेल गई तो बोस परिवार की बदनामी होगी और अनिरुद्ध अपने परिवार से अलग हो जाएगा, जो वो कभी नहीं चाहती। अदिति की जीत होती है, लेकिन ये एक खोखली जीत है। अनिरुद्ध उस फाइल को वहीं जला देता है, सिंबॉलिकली, और अदिति की आंखों में देखकर कहता है,
आज आपने कानून से खुद को बचा लिया चाची, लेकिन मेरी नज़रों में आप मर चुकी हैं। आज के बाद मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। अनिरुद्ध अर्शी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है, लेकिन अर्शी अपना हाथ छुड़ा लेती है। अर्शी अपनी मासी और माँ को घृणा से देखती है और कहती है, मुझे जीतना था, लेकिन ऐसे नहीं। अर्शी का ये बदलाव देखना बहुत दिलचस्प होगा। शायद आगे चलकर वो झनक की दुश्मन के बजाय उसकी प्रतिद्वंदी बने, लेकिन नफरत कम हो जाए। एपिसोड के आखिरी हिस्से में रात का वक्त है। झनक अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही है। उसे लगता है कि उसका यहाँ रहना अनिरुद्ध के लिए मुसीबत बन रहा है। वो चुपचाप पिछले दरवाजे से निकलने वाली है। बारिश हो रही है। फिल्म सिटी में रेन मशीन का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही वो गेट तक पहुंचती है, एक हाथ उसे रोकता है। ये अनिरुद्ध है। वो पूरी तरह भीगा हुआ है। वो झनक से पूछता है, कहाँ जा रही हो? झनक कहती है, जहाँ मेरी किस्मत ले जाए। अनिरुद्ध उसे खींचकर अपने करीब लाता है और कहता है, तुम्हारी किस्मत अब मुझसे जुड़ी है झनक। मैंने तुम्हें दुनिया से लड़ने के लिए नहीं बचाया था कि तुम हार मानकर भाग जाओ। यहाँ एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। अनिरुद्ध झनक को वादा करता है कि वो उसे एक बहुत बड़ा डांसर बनाएगा, इतना बड़ा कि अदिति और सृष्टि जैसी औरतें उसकी परछाई तक न पहुंच सके। तुम सिर्फ स्टार नहीं बनोगी झनक, तुम एक मिसाल बनोगी। ये अनिरुद्ध का डायलॉग है जो आने वाले दिनों में हर रील और शॉर्ट्स पर छाने वाला है। वो झनक को वापस घर के अंदर ले जाता है, लेकिन इस बार मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक जिद की तरह। उसने ठान लिया है कि अब वो अदिति के हर वार का जवाब देगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने कहा था ना कि मेकर्स टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे ही अनिरुद्ध और झनक घर के अंदर जाते हैं, कैमरा पैन करता है गेट के बाहर खड़ी एक काली गाड़ी पर। उस गाड़ी का शीशा नीचे होता है और हमें एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, तेजस। जी हाँ, विलेन की वापसी हो चुकी है और वो अकेला नहीं है। उसके हाथ में एक फोन है और वो किसी से कह रहा है, काम हो गया है। बोस परिवार में दरार पड़ चुकी है। अब वक्त है झनक को वापस कश्मीर ले जाने का। तो ये था झनक का आने वाला पूरा ट्रैक। मनीषा रिव्यू का ये विश्लेषण आपको बताता है कि शो अब सास बहू के ड्रामे से निकलकर थ्रिलर और सस्पेंस की तरफ बढ़ रहा है। अदिति की ब्लैकमेलिंग, अर्शी का बदलता बर्ताव, अनिरुद्ध का बागी तेवर और तेजस की वापसी, ये सब मिलकर एक जबरदस्त कॉकटेल बना रहे हैं। मेरी राय में आपको आने वाले एपिसोड्स बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, खासकर तांडव वाला एपिसोड और उसके बाद का कन्फ्रंटेशन। अगर आपको मेरी ये इनसाइडर रिपोर्ट और स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप अनिरुद्ध को झनक के साथ देखना चाहते हैं या अर्शी के साथ। और हाँ, इस वीडियो को अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर करना ना भूलें जो झनक की दीवानी है। मैं हूँ आपकी मनीषा, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और मज़े करिए। नमस्ते।